हाँ विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हम आपके राजस्थान भूगोल पर चल रहे हैं। वैसे हम दोनों ही भूगोल, भौतिक भूगोल और राजस्थान भूगोल के साथ साथ लेके चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छे से कुछ समझाने का, अच्छे से कुछ विषय वस्तु विषय सामग्री उपलब्ध करवाने का। फिर भी यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई असुविधा है तो हमें बताएं आप। आज हम राजस्थान भूगोल पर चर्चा करेंगे। पेपर सेकंड है आपका। इसमें इरिगेशन का टॉपिक है आज हमारा, सिंचाई। सिंचाई पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सिंचाई क्या है? देखिए, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की प्रक्रिया जो होती है, जहाँ वर्षा कम है, पानी कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करके और भूमि को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाया जाता है। फसलों को पानी पिलाया जाता है कृत्रिम तरीके से, उसको सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई का इतिहास बहुत लंबा है। बहुत लंबे समय से मानव जब से खेती करने लगा है, सिंचाई की पद्धतियाँ अपनाता रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से सिंचाई के साधन और विधियाँ अपनाता रहा है किसान। अब वर्तमान की यदि बात करें तो देखिए, वर्तमान में सिंचाई के जो प्रमुख संसाधन हैं, साधन उपलब्ध है हमारे पास में, उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, राजस्थान में प्रमुख जो सिंचाई के साधन हैं उनमें कुएं और नलकूप। सबसे पहला साधन है कुएं और नलकूप, और बड़ा साधन भी है ये। दूसरा है तालाब, और तीसरा है नहरें। इन साधनों से यहाँ हमारे राजस्थान में सिंचाई की जाती है। और इन पर बिंदुवार चर्चा करें तो कुएं और नलकूप की बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ लगभग 60% सिंचित क्षेत्र जो होता है वो कुएं और नलकूपों से होता है। इन कुएं नलकूपों से सिंचाई यहाँ की जाती है। राजस्थान विशेषकर भरतपुर, अलवर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। पूर्वी भाग राजस्थान का मैदानी भाग है। यहाँ तालाब भी है, नलकूप भी है और नहरें भी हैं, लेकिन नलकूपों का अपना अलग महत्व होता है। एक चीज़ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि भारत में टोटल वर्षा का औसत जो है 120 सेंटीमीटर वार्षिक होता है, जबकि हमारे राजस्थान में वो उसका औसत केवल 60 सेंटीमीटर तक भी मुश्किल से बैठता है। तो ऐसे में सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमें बहुत समस्या, हमारे यहाँ सिंचाई की बहुत आवश्यकता रहती है। तो इसलिए सिंचाई के साधन विकसित करने पड़ते हैं और इनसे सिंचाई के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे तालाबों पर। तालाबों की स्थिति देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के तालाब बनाए जाते हैं, लेकिन पठारी भाग में जो है ज़्यादा तालाब मिलते हैं। मैदानी भागों में मिलते, पूरी राजस्थान में मिलता है, लेकिन पठारी भाग जो है, दक्षिण राजस्थान है, इस क्षेत्र में ज़्यादा तालाब, छोटे छोटे तालाब बना लेते हैं और उनसे आसपास के खेतों को सिंचाई उपलब्ध करवाते हैं। तो तालाबों से भी सिंचाई की जाती है। तीसरा प्रकार जो है वो है नहरों का। नहरें राजस्थान में बहुत बड़ा साधन है नहरों का, और नहरों से सिंचाई होती है। बहुत प्रयास किए जाते रहे हैं नहरों से अच्छे से सिंचाई किए जाने के लिए। अब यदि बात करें तो नहरों पर चर्चा करते समय हम एक चीज़ को देखेंगे कि मुख्य रूप से नहरी सिंचाई जो है कहाँ कहाँ होती है। भरतपुर है, कोटा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन ज़िलों में मुख्य रूप से नहरों से सिंचाई होती है। नहरी सिंचाई अच्छी सिंचाई होती है, महत्वपूर्ण सिंचाई तकनीकी है ये, बशर्ते कि अच्छे से पानी उपलब्ध होता रहे। अब नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है राजस्थान में, उन प्रमुख नहरों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान में और आसपास मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, जगह जगह कुछ बांध बना रखे हैं, उनसे नहरें निकाली गई है। उन नहरों से सिंचाई की जाती है, पानी लिया जाता है हमारे यहाँ और सिंचाई की जाती है।
सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए गंग कैनाल की हम बात कर लेते हैं। गंग नहर परियोजना ये गंगानगर और बीकानेर में महाराज गंगा सिंह के द्वारा निकाली गई थी। आज भी इससे सिंचाई होती है। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना मानी जाती है, सिंचाई परियोजना मानी जाती है। बहुत बड़ा व्यापक इसका स्वरूप है और बहुत बड़े लेवल पर इस पर इससे सिंचाई की जा रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको और अधिक विकसित किया जाए। इससे पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सिंचाई की जा रही है और किसी को बहुउद्देशीय परियोजना है ये। सिंचाई के साथ साथ जो है सीमा सुरक्षा पे इसका महत्व है। पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाना भी इसके उद्देश्यों में से है। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें कई लिफ्ट कैनाल्स बनाई गई है, उनमें भी लिफ्ट कैनाल्स के द्वारा भी पानी पहुंचाया जाता है। और भारतीय मरुस्थल में ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें पानी उपलब्ध करवाया गया इस नहर के द्वारा। ये बहुत कठिन कार्य था। इसके बाद माही बजाज सागर परियोजना पर चर्चा करें तो देखिए माही डैम जो बनाया, माही नदी पर माही डैम बनाया गया है, वो माही डैम से जो है बहुत लंबे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी पर जो तटबंध बनाए गए, बांध बनाए गए हैं, 3 बांध, बड़े बांध बनाए गए हैं और उनमें हमेशा पानी का संग्रहण रहता है। उन तीनों बांधों से जो है आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। भाखड़ा नंगल परियोजना है, पंजाब से जो है भाखड़ा नांगल डैम जो है उससे नहरें निकाली गई है और उसका पानी हमारे राजस्थान को मिल रहा है, तो इससे भी सिंचाई की जाती है। अन्य बहुत परियोजनाएं हैं, जगह जगह छोटी छोटी मध्यम स्तर की बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं बना रखी है। उनके द्वारा हमारे यहाँ जैसे जवाई सागर बांध, जवाई बांध परियोजना है, जाखम परियोजना है, औरई परियोजना है, बीसलपुर बांध परियोजना है। ऐसे और भी छोटी छोटी बहुत परियोजनाएं हैं जिनसे सिंचाई की जा रही है और इनसे लाभ लिया जा रहा है। निश्चित रूप से कृषि के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है और इसके बिना कृषि राजस्थान में तो कम से कम इसके बिना कृषि फसलों का उत्पादन करना बहुत कठिन बात है, इसलिए सिंचाई तो हमें चाहिए। अब हमारे यहाँ कुछ सिंचाई से संबंधित समस्याएं हैं, उन पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। कुछ समस्या हैं जैसे सिंचाई करने में दिक्कत आती है या सिंचाई नहीं हो पाती या सिंचाई करने में अड़चनें आती है। सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक विषमताएँ। देखिए भौगोलिक विषमताएँ इतनी हमारे यहाँ, कहीं विशाल रेतीला मैदान 61% भूभाग पर मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान प्रदेश के। तो सोचा जा सकता है कि कितनी विकट परिस्थिति होंगी यहाँ। कहीं रेत ही रेत है, कहीं पठारी भाग है जहाँ पथरीला भाग है, कहीं पर्वतीय पर्वत की पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएँ चलती है, कई मैदान भी है। तो अलग अलग विषमताएँ हैं, अलग अलग स्थितियाँ हैं। ऐसे में सिंचाई करना कठिन तो है, ये तो निश्चित है, फिर भी प्रयास किए जाते रहे, किए जाने चाहिए। जलवायु क्षमताएँ भी बहुत है, तापमान भी इतना उच्च स्तर का होता है, तापमान डाउन भी निम्नतम स्तर तक पहुंच जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वर्षा और जल की कमी, वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम, और कभी कभी तो कुछ क्षेत्रों में तो होती भी नहीं है। और जल की कमी तो है ही, हमारे कोई स्रोत नहीं है, स्थायी जल के स्रोत है नहीं, वर्षा की कमी है, तो निश्चित रूप से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कम और परेशानी आती है सिंचाई में। सरकारी सहयोग भी जो है कम ही मिलता है हमें इन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। सरकार की रुचि, इच्छा शक्ति होना और उसमें सहयोग करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, उससे काम सफल होते हैं। लेकिन कुछ हद तक ये कहा जाएगा कि सरकारी सहयोग का भी अभाव रहा है, कमी रही है। आवश्यक तकनीक और संसाधनों का अभाव, ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ कम है। राजस्थान में तकनीकी है नहीं है, पहले या देश में भी कम है, राजस्थान में विशेषकर कम है। और संसाधन देखिए ऐसे विद्युत उपकरण, तकनीकी संयंत्र
वित्त, फिर जो है धरातलीय प्राकृतिक सुविधाएं, ये सब बहुत कम है हमारे यहाँ, परेशानी का रहता है। मिट्टी की प्रकृति और स्वरूप। मिट्टी, देखिए यहाँ के इस क्षेत्र की मिट्टी बिल्कुल अलग तरह की है। एक तरफ तो मरुस्थलीय भाग में बिल्कुल रेतीले कण पाए जाते हैं, बिखरी हुई मिट्टी, कण वाली मिट्टी है, उसमें सिंचाई किया जाना कठिन होता है। और कहीं कहीं चिकनी मिट्टी, एकदम चिकनी है, कहीं दोमट है, कहीं लाल, चाहे अलग अलग तरह की मिट्टी है। तो मिट्टी के बनावट से भी सिंचाई पर फर्क पड़ता है। कहीं सिंचाई हो पाती है, कहीं नहीं हो पाती, कहीं ज़्यादा होती है, कम होती है। और उसकी मिट्टी का स्वरूप क्या है, उसकी मांग क्या होती है, उसके अनुकूल सिंचाई नहीं हो पाती ज़्यादा समय अंत हम देखते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ तो रहती ही है। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा रही है, और मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो भी एक ये समस्या है कि राज और व्यवस्था के पास में वित्त का अभाव रहता है, कमी रहती है, और बाकी अन्य सहयोग कहीं से नहीं मिल पाता। और क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से स्थिति इतनी विकट होती है कि उन्हें पार कर पाने में समस्याएं आती है। वित्त का अभाव भी एक समस्या है, वित्त के बिना भी व्यवस्थाएं पिटती है, तो इसलिए वित्त भी एक कारण बनता है इसमें। अन्य बहुत से कारण हैं जो सिंचाई से संबंधित समस्याओं में सहयोगी बनते हैं, और सिंचाई के साधनों को विकसित करने में अवरोधक बनते हैं। इस प्रकार ये सिंचाई का टॉपिक हमारा पूरा होता है। अगले अध्याय में हम अगला टॉपिक लेंगे।